जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं वेल्डर गुरु ITI। स्टूडेंट्स, आज मैं मंथली टेस्ट वीक नंबर 1 से 4 सेशन 2024-25 का पहला पेपर लेके हाजिर हूं। और इसी तरह जो है मंथली टेस्ट के पेपर और अन्य पेपर आगे भी आपको मिलते रहेंगे। आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करें। और जैसे कि मैं हर एक पेपर को सॉल्व करने के पहले बोलता हूँ, ये हमें पहले प्रश्नों को पढ़ना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद ही इसको सॉल्व करना है, इनके आंसर देना है। इनके आंसर ऐसे होते हैं कि बिल्कुल अपने कंफ्यूज करते हैं, ऐसा लगता है कि सारे आंसर अपने सही हैं। ठीक है, तो आज का जो अपना पहला प्रश्न है, ये अपने यहाँ पे क्या बोल रहा है, टार्च को बंद करते समय पहले किस गैस के वाल्व को बंद करना चाहिए? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है एसिटिलीन, ऑप्शन सी दोनों एक साथ, और ऑप्शन डी है इच्छानुसार। तो अभी आपने गैस वेल्डिंग प्लांट पढ़ा होगा, अपनी अपनी ITI में देखा होगा सभी ने। गैस वेल्डिंग प्लांट को हम चालू कैसे करते हैं? तो सिलेंडर वाल्व आपने खोला, उसके बाद आप उसका प्रेशर देखेंगे अपना कि मेरा रेगुलेटर में प्रेशर कितना है, अपना प्रेशर गेज में देखेंगे अपना। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपना रेगुलेटर वाल्व को चालू करेंगे अपना। ठीक है, वो सेट करेंगे कि भैया मुझे वेल्डिंग करनी है, कितने प्रेशर में करनी है, कितनी मोटी प्लेट है, वो हिसाब से अपन रेगुलेटर का प्रेशर सेट करेंगे। उसके बाद अपन कहाँ जाएंगे? उसके बाद जाएंगे अपन ब्लो पाइप में अपने, या अपना वेल्डिंग टॉर्च में जाएंगे। यदि ब्लो पाइप लिखा तो ब्लो पाइप भी वही है, वेल्डिंग टॉर्च भी वही है अपना। अब अपन वहाँ पे गए अपना, वहाँ पे फिर अपन क्या करेंगे, अपन पहले एसिटिलीन वाल्व को खोलेंगे। ठीक है, उसके बाद कैसे खोलेंगे? ऑक्सीजन वाल्व को खोलेंगे, फिल्म बनाएंगे और वेल्डिंग का काम करेंगे। तो इसका एक तरीका होता है कि जो अपना क्रम है अपना, है ना, जिसे हम सबसे आखिरी में खोलते हैं उसे सबसे पहले बंद करते हैं। क्या है अपना? जैसे हम लास्ट में खोलते हैं उससे पहले बंद करते हैं। तो हमने लास्ट में किसे खोला? ऑक्सीजन को। तो बंद कैसे करेंगे अपन? ऑक्सीजन को। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ये एक बिल्कुल प्रोसेस बनी हुई है गैस वेल्डिंग की अपना, तो हम प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पे इसका? अपना ऑक्सीजन। क्या आएगा? ऑक्सीजन। कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है, सोल्डरिंग जॉइंट क्या होता है? देयर इज ए सोल्डरिंग जॉइंट, अधिक भार सहने वाला, ब्रजिंग जॉइंट से कमजोर, वेल्ड जॉइंट से मजबूत, अधिक ताप सहन करने वाला, है ना। तो सोल्डरिंग जॉइंट सभी ने देखा है, जो अपना शोल्डर होता है, जो अपने किसका मिश्रण होता है, टिन और लेड का, है ना। तो उससे अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उन पे जोड़ लगाते हैं, या जो पतली पतली सीटें होती है ना, सीम जोड़ दो अपने होते हैं, उनको अपन लीक प्रूफ बनाने के लिए वहाँ पे अपन सोल्डरिंग करते हैं। तो क्या होता है अपना ये, है ना, पहला जैसे ऑप्शन दिया है, हैवी ड्यूटी, वीकर देन ब्रजिंग जॉइंट, स्ट्रॉन्गर देन वेल्ड जॉइंट, हाई हीट टॉलरेंट। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा अपना ब्रजिंग जॉइंट से कमजोर। सही आंसर क्या है यहाँ पे अपना इसका? ब्रजिंग जॉइंट से कमजोर। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ब्रजिंग जॉइंट से कमजोर, वीकर देन ब्रजिंग जॉइंट। ठीक है, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल समझना है, तभी आप, है ना, सही आंसर दे पाएंगे, अन्यथा गलती कर सकते हैं। अभी हमारा अगला प्रश्न नंबर 3, रेती का कौन सा भाग नरम रखा जाता है? क्या बोल रहा है ये? रेती का कौन सा भाग नरम रखा जाता है? विच पार्ट ऑफ द फाइल इज कीप्ड सॉफ्ट? यहाँ पे रेती देख सकते हैं, आपको रेती दिख रही है, आप इसके सभी भागों के नाम पढ़ें, आपको समझ पे आ जाएगा। तो इसका जो कौन सा भाग नरम रखा जाता है, पहला बोल रहा है हील, है ना, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा बोल रहा फेस, तीसरा बोल रहा टोंग, तो और चौथा बोल रहा टिप। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आएगा अपना? टंग। क्या आएगा अपना? टोंग आएगा। इस भाग को नरम रखा जाता है ना, इस पे अपन हैंडल भी फिट करते हैं। ठीक है, और इसको नरम इसलिए रखा जाता है कि जब हम फाइलिंग करते हैं तो उस पर वर्क लोड पड़ता है, तो ये उस जो लोड को अपने ऊपर सहारता है, क्या करता है, इसलिए इसके इस भाग को नरम रखा जाता है। ठीक है, तो रेती का कौन सा भाग नरम रखा जाता है? टंग। प्रश्न नंबर 4, पतली धातु की चादरों को जोड़ने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग का आमतौर पर उपयोग किया जाता है? MIG, TIG, आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा कटिंग, है ना। Which type of welding is commonly used for joining then metal sheets? MIG welding, TIG welding, arc welding, plasma welding। दोनों में पढ़ लिया अपन हिंदी इंग्लिश में, है ना। तो अभी आपने जो स्टार्टिंग में जो आपका अभी चैप्टर चालू हुए हैं क्लासेस के, तो सभी वेल्डिंग के बारे में आपके सर ने आपको पढ़ाए होंगे। तो यहाँ पे जो है पतली धातुओं को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? TIG वेल्डिंग। किसका करते हैं अपन? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना। TIG वेल्डिंग क्या है? अपने को पतली धातु की वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे इसका? TIG
वेल्डिंग। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा सुरक्षा उपकरण आवश्यक है? क्या बोल रहा है ये? वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा सुरक्षा उपकरण आवश्यक है? तो यहाँ पे अपने को 4 ऑप्शन पढ़ना है। तो ये भी अभी आप जब क्लासेस चालू होती हैं, प्रैक्टिकल चालू होते हैं, तो सबसे पहले आपको नहीं इन्हीं चीज़ों के बारे में क्लासेस ली जाती है कि भाई इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। तो ये सभी चीज़ें आपने अपनी अपनी ITI में जरूर देखी होंगी अपना। जैसे पहला बोल रहा है सुरक्षा दस्ताने, सेफ्टी ग्लोव्स, दूसरा वेल्डिंग हेलमेट, है ना, तीसरा स्टील टो जूते, स्टील टो शूज, एप्रॉन। जब आपने उनको देखा होगा तो आपको ना पहन के आपने देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि किसका प्रयोग अपन कहाँ पे कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ, आंखों की सुरक्षा के लिए। तो जो 4 ऑप्शन है इनमें हमको साफ साफ समझ पे आ रहा है कि जो अपना वेल्डिंग हेलमेट है ये अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे अपन यूज करेंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या आएगा अपना, वेल्डिंग हेलमेट। MIG का फुल फॉर्म में क्या होगा अपना? पहला ऑप्शन है मेटल इनर्ट गैस, दूसरा क्या बोल रहा है, मेटल इंसुलेटेड गैस, मैग्नीशियम इनर्ट गैस, मेटल इंजेक्शन गैस। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा अपना, मेटल इनर्ट गैस। क्या आएगा अपना, मेटल इनर्ट गैस, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, बेंच वाइज का साइज लिया जाता है। अब बेंच वाइज तो सभी ने देखा होगा, ये भी है ना स्टार्टिंग क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है ना। बेंच वाइज में कि फिक्स जबड़ा कौन सा है और मूवेबल जबड़ा कौन सा है, ठीक है, इसकी जॉ प्लेट क्या है ना, स्पैंडल कौन सा है, स्पैंडल हैंडल कौन सा है, बॉक्स नट कौन सा है। तो आपको बेंच वाइज की हर एक पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं इनमें क्या कर रहा है वो, है ना, एक्स भाग का नाम बताइए। क्या पूछ रहा है अपना? तो जो भी आपके पास टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं आप सभी के भागों के नाम याद रखें अपना। जैसे कि मैंने पिछले प्रश्न बताया कि आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, और एग्जाम में तो पूछ ही रहा है अपना, है ना, वो चित्र दे रहा है, बोला भाई एक्स भाग का नाम बताइए, तो आपने सभी का नाम याद कर लेना है। तो बेंच वाइज का साइज लिया जाता है, तो यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन है। पहला है बाहर से, दूसरा स्पैंडल की लंबाई से, तीसरा जॉब प्लेट की लंबाई से, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर अपने क्या आएगा, जॉब प्लेट की लंबाई से। क्या आंसर आएगा इसका अपना, जॉब प्लेट की। अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, आर्क वेल्डिंग में ताप स्रोत होता है। क्या बोल रहा है ये? अब यहाँ पे देखो प्रश्न को आपको समझना, इन आर्क वेल्डिंग द हीट सोर्स इज, हीट सोर्स मतलब यहाँ पे जो हीट पैदा हो रही है वो काय से पैदा हो रही है, जो ताप पैदा हो रहा है वो काय से पैदा हो रहा है ना। मैंने पहले समझाया था कि प्रश्नों को पढ़ना और समझना है। अब यहाँ पे देखो कितना खतरनाक कंफ्यूजन है। यहाँ पे हमको लग रहा है कि चारों इसके आंसर है। पहला इसने बोल दिया आर्क वेल्डिंग, दूसरा बोल दिया विद्युत, तीसरा बोल दिया करंट, चौथा बोल दिया ट्रांसफार्मर, है ना। तो यहाँ पे अब वो पूछ रहा ताप स्रोत क्या है, तो बहुत सारे बच्चों ने भी जो टेस्ट हुआ था इसमें इसका आंसर किसी ने विद्युत दिया है, किसी ने करंट दिया है, किसी ने ट्रांसफार्मर दिया है, ठीक है। और सभी ऑप्शन अपने को यहाँ पे सही लग रहा है, क्योंकि भाई विद्युत है तो विद्युत नहीं होगी तो अपन कैसे वेल्डिंग करेंगे, मेन बात है ना अपनी ये। विद्युत अपनी कहाँ पे आएगी, ट्रांसफार्मर में कहाँ पे आएगी अपना, फिर ट्रांसफार्मर में अपन क्या करेंगे अपन, है ना, वोल्टेज को कम करेंगे, करंट को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना। अब करंट बढ़ेगा हमारा, फिर करंट कहाँ पे जाएगा अपना, होल्डर पे जाएगा अपना, वहां पे फिर अपन क्या करेंगे, आर्क बनाएंगे, आर्क बनाएंगे तब अपनी वेल्डिंग होगी। तो यहाँ पे अब पूछा गया ताप का स्रोत क्या है, 2 प्लेटें रखी है ना, वहां पे आप क्या करोगे, आर्क बनाओगे। क्या बनाओगे, आर्क बनेगा तब तो अपना जॉब पिघलेगा अपना, और आर्क नहीं बनेगी तो अपना जॉब पिघलेगा क्या, नहीं पिघलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो ताप का स्रोत, तो ताप का स्रोत यहाँ पे क्या होगा अपना, आर्क। क्या होगा अपना, ताप का स्रोत होगा विद्युत आर्क। क्या होगा अपना, तो इसका आंसर विद्युत भी नहीं है, करंट भी नहीं, ट्रांसफार्मर भी नहीं है। इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आर्क वेल्डिंग लिखा है, इसको लिखना था विद्युत आर्क, आर्क हो गया, खाली आर्क लिखना था। तो ताप का स्रोत क्या हो गया, आर्क। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अभी अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। अब ये क्या बोल रहा है भाई, आग एक मिश्रण है। क्या बोल रहा है ये, आग एक मिश्रण है। अब आग तो स्टार्टिंग में ही है, हम आग से खेलते हैं, हम वेल्डर हैं क्या अपना, और आग क्यों जलती है ना, इसका हमको पता होना चाहिए ना। आग क्यों जलती है, आग जलती है कि उसमें 3 चीजें मिलती हैं अपना। क्या क्या मिलता है अपना, ईंधन, ताप, है ना, और ऑक्सीजन। याद रखना, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। बहुत से लोग हवा बोलते हैं, हवा नहीं होती, ऑक्सीजन होती है। अब ऑक्सीजन क्या है, जीवनदायिनी गैस है। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जैसे इंसान जीवित नहीं रहता है उसी तरह आग भी जीवित नहीं रहेगी। तो आग को जलने के लिए एक क्या है अपना, आग है ना, क्या है अपना, ऑक्सीजन, ईंधन और ताप।
ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखते हैं अपन। पहला ताप क्या दिया है, ताप, प्रकाश और ऊष्मा। दूसरा दिया है ईंधन, ताप और गैस। तीसरा दिया ऑक्सीजन, ताप और ईंधन। चौथा दिया लकड़ी, CO2 और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आएगा अपना, ऑक्सीजन, ताप और ईंधन। क्या आएगा अपना, ये ऑक्सीजन, ताप और ईंधन। आप यहाँ पे दें अपना ये आग का ट्रायंगल जो है इसको जरूर देखें, आग के ट्रायंगल को समझें। ये प्रश्न भी आपको वाइवा में इंटरव्यू में जो है पूछा जा सकता है, और जो कि बहुत सरल है ना। आपको समझना है कि आग क्यों जलती है, और आप कहीं भी यदि काम करते तो वहाँ पे है ना आग लगती है, तो आप इन तीनों चीज़ों में से यदि एक चीज़ हटा देते हैं तो अपनी आग क्या होती है, बुझ जाती है। यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हवा नहीं, एयर नहीं मिलेगी उसको, तो भी आग बुझ जाएगी, और उसको ताप नहीं मिलेगा तो भी आग बुझ जाएगी, और उसको यदि ईंधन, हम उसका ईंधन की सप्लाई बंद कर देंगे तो भी आग अपनी बुझ जाएगी। ठीक है, तो फायर इज मिक्सर, आग एक मिश्रण है। किसका मिक्सर है, फिर से बता रहा हूँ, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। ठीक, अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फाइल के किस भाग में हैंडल फिट किए जाते हैं, है ना। तो फिर वो क्वेश्चन अपने को आ गया फाइल वाला दोबारा। फाइल के किस भाग में हैंडल फिट किए जाते हैं, पहला है हील, दूसरा है शोल्डर, तीसरा है टंग, चौथा है फेस, है ना। तो अभी अपन ने मैंने बोला था ना कि आपको फाइल के हर एक भाग का नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर मैं बता देता हूँ, क्या अपना टैंग। हैंडल कहाँ फिट किया जाता है, टंग में फिट किया जाता है। ठीक, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोड के साइज की पहचान खालिस्तान से की जाती है, अंदरूनी कोर वायर व्यास से, इलेक्ट्रोड का व्यास से, इलेक्ट्रोड की लंबाई से, फ्लक्स कोडिंग से, है ना। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, और नहीं तो बेसिक में तो आपको सर ने पढ़ाई दिया होगा कि जो इलेक्ट्रोड अपनी होती है उसका साइज जो अपन है कैसे निर्धारित करते हैं, है ना। जैसे मेरे बच्चों को 4 mm की रॉड ले आओ भाई, 3 mm की रॉड ले आओ, 2 mm की रॉड ले आओ, है ना, लिखा होता है उस पर अपना। तो उसका साइज अपन कैसे निर्धारित करते हैं, तो उसका अपन साइज निर्धारित करते हैं कोर वायर के वजह से। जिसका नहीं, कोर वायर मतलब इसके अंदर जो तार लगी है जिसके ऊपर फ्लक्स चढ़ा हुआ है, देखो यहाँ पे आप देखना, दिख रहा है आपने को, ये फ्लक्स चढ़ा हुआ है पीछे, देखो नहीं, जो तार बचा हुआ हिस्सा है, तार का बचा हुआ हिस्सा है ना। इससे अपन क्या बोलेंगे, अपन कोर वायर क्या बोलेंगे अपन। तो कोर वायर का जो व्यास है, इसकी जो गोलाई है, इसको अपन नाप लेते हैं, इसकी मोटाई नाप लेते हैं। तो जितना इसका मोटाई निकलता है वही अपना क्या होता है, इलेक्ट्रोड का साइज होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका अंदरूनी कोर के व्यास से। समझ गया ना। अब देखो यार क्या बोल दिया इसने, इलेक्ट्रोड का व्यास, इलेक्ट्रोड की लंबाई, फ्लक्स कोडिंग। तो आंसर क्या है इसका अपना, अंदरूनी कोर वायर के व्यास से। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये प्रश्न भी एग्जाम में आपको आएगा, मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ रहा है। तो लेकिन हमको प्रश्नों को समझने की जरूरत है। जब तक आप प्रश्नों से दोस्ती नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो आप गलती कर सकते हो। ठीक है, तो हमको हर एक प्रश्न को समझना है, हर एक चैप्टर को हमको अभी से अच्छे से पढ़ना है और समझना है, क्लासेस अटेंड करना है। नहीं समझ पे आता है अपने सर से अपने को डिस्कस करने की, सर मेरे को ये प्रश्न समझ पे नहीं आया। टाइम अपने पास में भी है ना, ठंड का मौसम चल रहा है, बहुत बढ़िया, बढ़िया से आप पढ़ाई करो। ठीक है, अभी अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न नंबर 12। आर्क वेल्डिंग में खालिस्तान प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। क्या बोला इसने, आर्क वेल्डिंग में खालिस्तान प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो आपको सबसे पहले ट्रांसफार्मर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ पे लगता है, जहां पे हमारी क्या होती है, बिजली बनती है, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, है ना, जहां पे बिजली बनती है वहां पे हम क्या लगाते हैं, स्टेप अप, क्योंकि वहां पे बिजली पैदा हो रही है, हमको बिजली को आगे भेजना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ाएंगे। तो वोल्टेज कौन बढ़ाता है, स्टेप अप। अब अगला होता है स्टेप डाउन। अब स्टेप डाउन क्या करता है भाई, ये क्या करता है, अपना करंट को बढ़ाता है और वोल्टेज को कम करता है, क्योंकि बिजली तेजी से जा रही है, अपना बह रही है, तो ये क्या करता है, उसका बहना रोकता है, तो वोल्टेज कम करेगा और करंट को बढ़ाएगा, तभी तो हम वेल्डिंग करेंगे। हमें ताप चाहिए ना, तो ताप के लिए करंट चाहिए हमारे को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का अपन यूज करते हैं। न्यूट्रल कोई ट्रांसफार्मर नहीं होता है, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आएगा, अपना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये भी याद कर लेना, ये भी एग्जाम में जो है आ ही रहा है ना। पिछले पेपर जो आपने देखा होगा और नहीं देखा तो अपने चैनल पर डाले हैं, देख लेना अपना। ये प्रश्न भी आपको बार बार आ रहा है कि हम वेल्डिंग में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ये भी आपका कहीं पे इंटरव्यू पे, वाइवा पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अपना बेस यही है ना, कि आर्क वेल्डिंग में आप कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे।
कौन सा करेंगे अपन? स्टेप डाउन। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। ऊष्मा की इकाई क्या है? तो ये तो अपना जो चैप्टर अपना अभी आगे आपको आएगा है ना, ऊष्मा एक चैप्टर है अपना, तो उसको आप पढ़ेंगे, वहां पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और ये आपने वैसे भी 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा, ये है ना, सिंपल है बहुत। ऊष्मा की इकाई क्या है? इज द यूनिट ऑफ हीट। पहला है कैलोरी, दूसरा है जूल, तीसरा है तापमान और चौथा है ऊर्जा। तो इस पर अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, बिल्कुल आपको याद होगा ये। इसका आंसर है अपना जूल। क्या है अपना इसका आंसर? इसका आंसर है जूल। ठीक है, आगे चलते हैं। स्क्राइबर किस धातु का बना होता है? अब स्क्राइबर सभी के पास होगा, है ना, सभी ने अपनी जॉब बनाना चालू कर दिया होगा और अपनी अपनी वर्कशॉप में स्क्राइबर का यूज आप लोग कर रहे होंगे, है ना। तो अब किसी भी नर्म धातु पे यदि हमको मार्किंग करना है तो हमको उससे हार्ड चाहिए। क्या चाहिए? उससे हार्ड धातु चाहिए। तो हार्ड धातु क्या करती है? नर्म धातु को काट देती है, अपना कटिंग करती है ना। तो स्क्राइबर अपना वैसे भी क्या है? मार्किंग टूल है अपना। क्या है ये? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्क्राइबर कौन सा टूल है। तो स्क्राइबर क्या है? अपना मार्किंग टूल है ना। तो मार्किंग टूल तो सीधी सी बात हार्ड होगा, और जब हार्ड होगा तो कैसे बनेगा ये? पहला है मृदु इस्पात, दूसरा है उच्च कार्बन इस्पात, तीसरा है पीतल व सीसा, चौथा है ढलवा लोहा। तो कैसे बना होगा अपना ये? उच्च कार्बन इस्पात। तो अपना स्क्राइबर किससे बना है? ये उच्च कार्बन इस्पात से बना होता है ना, याद रखना बिल्कुल, ये पूरे परीक्षा के क्वेश्चन है। हाई कार्बन स्टील। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 15 क्या आता है? ये किस गैस की उपस्थिति में द्रव और ठोस जलेगा? तो अभी आपने जस्ट, है ना, अभी अपना पिछला क्वेश्चन आया था, आग किसका मिश्रण है, आया था ना अपना। तो मैंने वहां पे क्या बताया था आपको कि कौन सी गैस है जो सहायक गैस है, जो जलने में सहायक होती है। वो नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है CO2 और चौथा है हाइड्रोजन। तो किस गैस की उपस्थिति में द्रव, ठोस, है ना, जो भी ईंधन है अपना, लिक्विड जो भी ईंधन है वो जलेगा? तो कौन सी गैस अपना? वो है अपनी ऑक्सीजन। कौन सी है? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन नहीं है, CO2 नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। सही आंसर अपने क्या हो गया? ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो ये भी आप बिजली का चैप्टर पढ़ेंगे या पढ़े भी लिया होगा अभी तक, हो सकता है आप लोगों ने, है ना। वो नहीं तो मैंने बताया था 9th 10th में भी आपने पढ़ा होगा। ये तो हमको पता होना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन हर जगह आते हैं, और नहीं भी आते तो हमको पता होना चाहिए। इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। क्या होता है अपना? पहला है ओम, दूसरा है वोल्ट, तीसरा एम्पियर, चौथा वाट। तो यहां पर क्या आंसर आएगा? प्रतिरोध की इकाई अपनी क्या होती है? ओम। क्या होती है अपना? ये ओम होती है। तो यहां पर सही आंसर क्या आएगा? ओम। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे प्रश्न नंबर 17 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 17 क्या बोल रहा है? सॉफ्ट शोल्डर में मिश्रण होता है ना। अब सॉफ्ट शोल्डर, सोल्डरिंग चैप्टर आपने पढ़ा होगा, है ना। तो सोल्डरिंग कितने प्रकार की होती है? सॉफ्ट सोल्डरिंग, हार्ड सोल्डरिंग। हार्ड सोल्डरिंग को अपन ब्रिजिंग बोलते हैं ना, और सॉफ्ट सोल्डरिंग को नॉर्मली अपन सोल्डरिंग बोलते हैं। तो यहां पर जो अपना शोल्डर होता है, शोल्डर जिसे अपन पिघलाते हैं, है ना, सोल्डरिंग वायर जो होता है उसी को अपन शोल्डर बोलते हैं। तो किसका मिश्रण होता है? पहला है टिन एंड लेड, दूसरा है कॉपर एंड लेड, ब्रास एंड लेड, है ना, और फास्फोरस एंड कॉपर। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए जो अपना शोल्डर है किसका मिश्रण होता है? ये टिन और लेड का। टिन और लेड में जो धातुएं होती है उनको मिला के अपन क्या बनाते हैं? शोल्डर बनाते हैं। गलती नहीं करना, ठीक है। ये भी आपको परीक्षा में एक क्वेश्चन भी आ रहा है, बिल्कुल समझ के याद कर लो। ठीक, अभी से अपने एग्जाम की तैयारी चालू कर दो, वेट नहीं करने की बाद में पढ़ेंगे, है ना। आगे चलते हैं अभी अपन प्रश्न नंबर 18 की तरफ। गैस वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का ईंधन गैस के रूप में उपयोग किया जाता है? इन गैस वेल्डिंग विच गैस इज कॉमनली यूज्ड एज ए फ्यूल गैस? क्या बोल रहा है ये? गैस वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अब गैस वेल्डिंग में अभी आपने गैसों को पढ़ ही लिया होगा, है ना। ईंधन गैस जो जलती है, ऑक्सीजन गैस जो जलाती है, ऑक्सीजन सहायक गैस है, और ईंधन गैस क्या जलती है। तो अब यहाँ पे ईंधन गैस कौन सी है ना। जैसे अब ईंधन गैस में कौन कौन सी रहती है? एसिटिलीन, LPG, है ना, मीथेन, हाइड्रोजन, कोल गैस। समझ गए? ये ईंधन गैस है ये, और इनके साथ में अपन किसको मिलाते हैं? ऑक्सीजन को, जो उनको जलाती है अपना। ऑक्सीजन क्या होगी? अपना सहायक गैस, और एसिटिलीन अपनी क्या हो गई? ईंधन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन तो निष्क्रिय गैस है अपनी, CO2 भी नहीं है अपना, है ना। तो आपको बेटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा अपना? एसिटिलीन। क्या आएगा यहाँ पे? इसका आंसर आएगा एसिटिलीन। ये क्या अपनी एक ईंधन गैस है। क्या है? और नहीं पढ़ोगे तो फिर आंसर गलत करके आओगे पक्का। वो सहायक गैस कोई बोलता है तो सहायक गैस क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ईंधन गैस नहीं है, यह एक जीवनदायिनी गैस है जो इंसान को भी जीवन देती है और आग को भी जीवन देती है। समझ गया ना? तो आग जलाना है तो सहायक गैस में क्या रहेगी अपना? ऑक्सीजन, और ईंधन गैस में क्या रहेगी अपनी यहाँ पे? एसिटिलीन। ठीक, तो आप बिल्कुल जो गैसों के बारे में पढ़ें यहाँ पे सही आंसर दें। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है ना? अब ये तो यार बिल्कुल ये भी बेसिक क्वेश्चन है अपना, है ना? स्टार्टिंग में आपको सर ने पढ़ा दिया होगा आपके, या आपने पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा तो बिल्कुल यहाँ पे अभी हम देखते हैं क्या बोल रहा है ये। हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। द लेंथ ऑफ हेक्सा ब्लेड इज मेजर्ड। दोनों सुराख की दूरी से, डिस्टेंस ऑफ बूथ होल्स, दोनों सुराख के बाहरी किनारों से, फ्रॉम द आउटर एज ऑफ बूथ होल्स, दोनों सुराख के केंद्रीय का दूरी से, सेंटर्ड डिस्टेंस ऑफ बूथ होल्स, ब्लेड के एक किनारे से दूसरे किनारे तक, फ्रॉम वन एज ऑफ द ब्लेड ऑफ द अदर, है ना? तो क्या इसका आंसर क्या आएगा अपना? बाहरी किनारों से नहीं आएगा ये, दोनों सुराख के केंद्रीय का दूरी से। क्या आएगा अपना? समझ गए? सेंट्राइड डिस्टेंस ऑफ बूथ होल्स। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे इसका अपना? दोनों सुराख के केंद्रीय का दूरी से। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर समझना है और उसके बाद इसका आंसर देना है। अगला प्रश्न है हमारा, वेल्डिंग में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेल्ड को ठंडा करना, ऑक्सीकरण को रोकना, गर्मी बढ़ाना, वेल्डिंग को तेज करना, है ना? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग फ्लक्स इन वेल्डिंग? टू कूल द वेल्ड, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, टू इंक्रीज हीट, टू मेक वेल्डिंग फास्टर, है ना? तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। वेल्डिंग फ्लक्स, तो फ्लक्स अपना सोल्डरिंग में भी अपन यूज करते हैं, वेल्डिंग में भी करते हैं, गैस वेल्डिंग में भी करते हैं, सभी में अपने फ्लक्स का यूज करते हैं। तो फ्लक्स का यूज क्यों करते हैं, है ना? ठीक है, तो यहां पर मेन इसका आंसर क्या है? ऑक्सीडेशन को रोकना, ऑक्सीकरण को रोकना। ऑक्सीकरण क्या होता है? जब हम वेल्डिंग करते हैं, है ना, वेल्डिंग करते हैं तो हमारा मेटल पिघलता है, वो अपनी अवस्था को चेंज करता है, ठोस से लिक्विड में आता है। जब लिक्विड फॉर्म में आता है तो भारी गैसें क्या होती है अपना, जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसें क्या होती है अपना वेल्ड पूल के अंदर घुस जाती हैं, अपना घुस जाती हैं। जैसे ही अपना मेटल ठंडा होता है तो फिर बाहर निकलती, क्या करती है अपना, और जब बाहर निकलती है तो अपने वेल्ड में क्या है, ये बारीक बारीक जो है होल छोड़ देती है ना? तो उसको अपन बोलते हैं पोरोसिटी। क्या बोलते हैं? पोरोसिटी का दोष पैदा होता है, उससे हमारा वेल्ड कमजोर हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? फ्लक्स का इस्तेमाल। तो उसने यहाँ पे ये पूछा है कि वेल्डिंग में फ्लक्स का यूज करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है अपना यहाँ पे आएगा? पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? वेल्ड को ठंडा करना, ऑक्सीकरण को रोकना, गर्मी को बढ़ाना, वेल्डिंग को तेज करना। यहाँ पे क्या आएगा इसका अपना? ऑक्सीकरण को रोकना। क्या आएगा? ऑक्सीकरण को रोकना, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पे हर एक प्रश्न के उत्तर को समझाने की कोशिश की है। आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगना चाहिए अपना, है ना? आप समझिए, यदि कुछ कमी है तो बताइए, अपन फिर, है ना, और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। और बस पढ़े अपना बढ़िया, है ना, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, आप लोग ही क्या हो, देश को आगे बढ़ा सकते हो। देश को बढ़ाने के लिए हमको जरूरत नहीं कि हम बॉर्डर में जाकर लड़ाई लड़े। समझ गया ना? हम यदि एक अच्छे वेल्डर बनते हैं, अच्छे अच्छे जॉब बनाते हैं, मजबूत वेल्डिंग करते हैं, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो एक वेल्डर भी अपने देश को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको पढ़ाना जरूरी है। जब तक पढ़ोगे नहीं, इन चीजों के बारे में समझोगे नहीं, तो आप एक अच्छे वेल्डर नहीं बन सकते। इसलिए बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।